नमस्कार, धन्यवाद। मैं आलोक पुराणिक आर्थिक पत्रकार एसोसिएट प्रोफेसर आपके सामने हाजिर हूं फिर एक महत्वपूर्ण आर्थिक विषय पर एक अर्थचक्र 360 का वीडियो लेकर। राजकोषीय घाटा, पुराने लक्ष्य बनाम नई चुनौतियां। राजकोषीय घाटा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका अपना पूरा राजनीतिक अर्थशास्त्र है और इसका अपना एक व्यापक दायरा है जिसमें केंद्र से लेकर राज्य सरकारें, उनका कामकाज, उनकी वित्तीय व्यवस्था सब कुछ आते हैं। राजकोषीय घाटा या कोई भी आर्थिक विश्लेषण का तत्व आज की तारीख में अगर हम स्टडी करने निकलेंगे तो दो कालखंड में हम उनको देखेंगे। एक कोरोना पूर्व अर्थव्यवस्था, दूसरा कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था। कोरोना एक बीच में कालखंड की विभाजक रेखा के तौर पर अब उपस्थित है। निश्चय ही अवांछनीय, कोई चाहता नहीं था इसको, लेकिन ये उपस्थित है। और उसके बाद अगर आप दोनों तरफ के आंकड़े देखेंगे तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि कोरोना ने एक बहुत मोटी रेखा खींच दी है। इधर कोरोना पूर्व अर्थव्यवस्था, इधर कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था। हाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो ये हैं कि पहली बार देश की सरकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण अधिकारी और केंद्र सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम साहब ने ये साफ तौर पे रेखांकित किया है कि 2020-21 में जो तय लक्ष्य था सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा रहेगा, वो घाटा अब बढ़ के 5.2% या इससे भी ऊपर जा सकता है। वजह कोरोना के चलते टैक्स उतने संग्रहित नहीं किए जा सकेंगे जितने संग्रह का लक्ष्य था। कोरोना के प्रकोप के चलते कर संग्रह नहीं होगा तो निश्चय ही कर्ज अधिक लेना पड़ेगा। कर्ज अधिक लेना पड़ेगा तो निश्चय ही ज्यादा घाटा होगा। जो आंकड़ा हमारे सामने है वो ये है कि वित्त वर्ष 20-21 में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि करीब 4 लाख करोड़ रुपया कर्ज ज्यादा लिया जाएगा, यानी कुल कर्ज 2020-21 में 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। राज्य सरकारों को भी छूट दी गई है कि वो भी कर्ज ज्यादा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरह का इमरजेंसी मेजर है। इमरजेंसी मेजर होने के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आर्थिक स्थितियों के लिए घातक है। इसको यूं समझ सकते हैं कि किसी घर पे आपदा आई, किसी घर पे भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, उस बीमारी से निपटने के लिए उस घर ने अपनी कुछ संपत्तियों को बेचा, मार्केट से कर्ज लिया। उस आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए कर्ज देना जस्टिफाइड है, लेकिन इससे उस घर की वित्तीय स्थिति, संपत्ति की स्थिति में फर्क पड़ता है और आर्थिक बाजार, वित्तीय बाजार बहुत निर्मम और क्रूर होता है। हमने किसी और वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत की क्रेडिट रेटिंग साख रेटिंग कम हो रही है कि ये बात ठीक है कि आपके पास कोरोना का संकट है, आप कर्ज लेंगे, लेकिन कर्ज से लेकर आप अगर काम चलाएंगे, कर संग्रह आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आप सर्च किया कि 3.5% ऑफ जीडीपी ये पुराना लक्ष्य था। नई चुनौतियां कोरोना ने हमारे सामने पेश कर दी हैं, तो 5% से ज्यादा का राजकोषीय घाटा 2020-21 में हो सकता है। और नोट करने की बात यह है कि ये अंतिम आकलन नहीं है, ये अंतिम आकलन नहीं है।
आखिरी आकलन जनवरी 2020-21 के आसपास तक आ पाएगा। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना के आगमन से पूर्व यानी कि 2019-20 तक कोरोना के असर रेखांकित, चिन्हित, महसूस नहीं किए गए थे। 2019-20 का जो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा आया है, वो सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% के आसपास आया है, जबकि रिवाइज एस्टिमेट यानी इसके बारे में ऐसी उम्मीद व्यक्त की गई थी कि ये 3.8% से ज्यादा नहीं होगा, और ये मूल एस्टिमेट था 3.3%। 3.3% जो मूल लगाया गया था वो 4.6% हो गया, और ये कोरोना के बगैर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का जो हालचाल है उसका ताल्लुक सिर्फ कोरोना से नहीं है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी 2020-21 में भी स्थापित हो चुकी थी, आ चुकी थी। कोरोना ने एक कमजोरी को और बुरी तरह से प्रहार करके बहुत भारी और मार्मिक चोट दी है। ये एक अलग मसला है। अब सवाल ये है कि कर संग्रह जब नहीं है, कर्ज से काम चल रहा है, तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि केंद्र सरकार जब बाजार से कर्ज लेगी, निश्चय ही जब कोई कर्ज लेने के लिए मार्केट में उतरेगा तो मार्केट में ब्याज की दरें महंगी होंगी। अगर ब्याज की दरें महंगी होंगी तो निजी क्षेत्र को सस्ती रेट पर कर्ज ले पाना आसान नहीं होगा। हमने किसी और वीडियो में डिस्कस किया है कि क्रेडिट रेटिंग अगर भारत की कम हो जाए और तमाम कंपनियों की कम हो जाए तो खराब क्रेडिट रेटिंग वाले व्यक्ति को भी कर्ज मिल जाता है, लेकिन इसके लिए उसे ब्याज दर ज्यादा देनी पड़ती है। तो राजकोषीय घाटे बढ़ते जाने को यूं भले ही न्यायोचित ठहराया जा सकता हो कि ये वक्त का तकाजा है, वक्त का रिक्वायरमेंट है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह की तबाही कोविड-19 ने की है उसमें कोई भी रकम, कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा, कोई भी राहत पैकेज, चाहे जितना कर लीजिए आप, सरकार 20 लाख करोड़ से ऊपर के पैकेज की बात कर रही है, आप 40 लाख करोड़ का भी कर लीजिए, घाटे का जो स्तर है, जो चोट का स्तर है, जिस तरह तबाही हुई है, उसमें कोई भी पैकेज ना काफी है। लेकिन ये पैकेज किसी की जेब से तो आएगा, कोई ना कोई तो देगा। आपको इसी संदर्भ में कुछ सुझाव देखने को मिल सकते हैं। एक सुझाव कई अर्थशास्त्रियों ने दिया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया। उसका आशय ये था कि निजी क्षेत्र की संपत्तियों को भी राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए उनका इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए, मंदिरों के सोने का इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए। ये बातें कहने में, सुनने में भावनात्मक तौर पर आसान लग सकती है, लेकिन क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो पाना संभव है? क्या वे अर्थशास्त्री जो ये प्रस्तावित करते हैं अपनी जितनी भी संपत्ति है वो राष्ट्र को उस तरह से देना चाहेंगे? उन संपत्तियों का एक पूल बना के राष्ट्र के लिए देना चाहेंगे? अब सवाल उठता है, फिर क्या किया जाए? क्या टैक्स बढ़ाया जाए? जो तबका टैक्स ऑलरेडी दे रहा है उसको आप कितने और टैक्स पे लाद सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जो तबका टैक्स देने की पोजीशन में नहीं है वो तो इस कोविड की मार के बाद और नीचे आ गया, तो संसाधन कहां से आएंगे? संसार अगर कर्ज से आएंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट रेटिंग कम होगी। तो कुल मिला के जो अर्थशास्त्र के मसले होते हैं और बहुत साफ होता है कि बाजार बहुत निर्मम है, राजकोषीय घाटा बढ़ना है, राजकोषीय घाटा बढ़ना है तो क्रेडिट रेटिंग कम होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कुल मिला के आने वाले 2-3 वर्षों में जो हम राजकोषीय घाटे को लेके एक आश्वस्ति का भाव था कि तमाम चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार इसको एक सीमा के अंदर, एक दायरे के अंदर रखने में कामयाब हो जाती थी, अब वैसा हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में भारतीय इकोनॉमी की
और भारतीय कंपनियों की हैसियत में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका सीधा ताल्लुक उस राजकोषीय घाटे से होगा जो भारत में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके चलते भारत की क्रेडिट रेटिंग कम होगी, उसके चलते भारतीय कंपनी या भारत सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पैसा उगाना मुश्किल होगा। तो राजकोषीय घाटा बढ़ने का सबसे बड़ा खतरा ये कि भारत की साख रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग कम होगी। और ये कहना बड़ा आसान है कि साख रेटिंग कम होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कोई कम आके तो आप में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना पैसा आएगा, इस सब में फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के राजकोषीय घाटे के आंकड़े पर एक कड़ी निगाह और पैनी निगाह हमको रखनी पड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि खुद तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो आपके साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मित्र दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करें, ये उनके काम का चैनल है। और न सिर्फ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लगी घंटी को दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद। कोविड-19 में आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ये आनंद का समय बिल्कुल नहीं है। स्वस्थ रहें और संतुलित रहें। संतुलित रहना इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी मांग है। नमस्कार, धन्यवाद।